नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पिछले साल 26 अक्टूबर को हरियाणा की सत्ता में बीजेपी ने पहली बार दाखिला लिया था और पहली सरकार की कमान ही पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को सौंप दी गई। पार्टी और मुखिया दोनों के लिए सूबे में सत्ता का एक तजुर्बा नया था। ऐसे में हर किसी ने सरकार के शुरुआती दिनों को सत्ता के अभ्यास सत्र के तौर पर ही देखा। लेकिन अब इसी अभ्यास के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अब माना जाता है कि 6 माही इम्तिहान के नतीजों में ही कुछ हद तक सालाना नतीजों का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो क्या खट्टर सरकार अपने 6 माही नतीजों में ऐसा कुछ दे पाई है जिससे ये लगे कि आगे की राह सरकार और जनता दोनों के लिए ही सुखद होने वाली है? इस बड़ी बहस की अगर हम बात करते हैं तो हम आगे भी इसी पर चर्चा करेंगे। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो कई सारे किए गए, लेकिन लोगों को लगता है कि जमीन पर फिलहाल कुछ भी नहीं उतर पाया। इसकी एक वजह यह भी है कि बीते 6 महीने में सरकार का बेवजह के विवादों में फंसना रहा है। इस रिपोर्ट में जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इन 6 महीनों में वो कौन से 6 बड़े विवाद रहे हैं जिन्होंने खट्टर सरकार को परेशान किया। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सालों के सूखे के बाद करिश्माई ढंग से सूबे की सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार रविवार को 6 महीने की हो गई और पार्टी से लेकर सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर तक के लिए ये 6 महीने एक नए तजुर्बे के तौर पर गुजरे हैं, क्योंकि न तो बीजेपी को कभी सूबे में सत्ता चलाने का मौका मिला और न ही मौजूदा सरकार के मुखिया को अब से पहले चुनावी मैदान में देखा गया था। लेकिन 6 महीने पहले मोदी लहर का कुछ ऐसा असर दिखा कि पार्टी भी सत्ता में आई और पहली बार चुनावी मैदान में कूदे खट्टर जीत के साथ ही सरकार के मुखिया भी बन गए। सूबे में सत्ता के पहले तजुर्बे की शुरुआत ही बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि सरकार के कामकाज संभालते ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए और इसकी वजह बना स्वयंभू संत रामपाल, जिसने अदालत के फरमान को नजरअंदाज करना अपनी आदत बना लिया था। कई आदेशों के बावजूद भी वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने तेवर कड़े कर लिए, लेकिन शुरुआती दौर में सरकार पूरी तरह से सुस्त नजर आई। सरकार की ओर से दलील दी गई कि रामपाल को शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तार करने की रणनीति है, लेकिन सरकार के इसी संयम ने हालात बिगाड़ दिए और तब तक रामपाल हजारों भक्तों को अपनी ढाल बना चुका था और बाद में उसी तरह के हालात बने जिन्हें टालने की कोशिश सरकार शुरू से ही कर रही थी। और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार हिंसक झड़पों और भारी भरकम पुलिस बल के साथ रामपाल अपने सतलोकाश्रम से ही गिरफ्तार हुआ। इस दौरान पत्रकारों पर चली पुलिस की लाठियां भी सरकार की किरकिरी की वजह बनी। इस पूरे वाक़े की वजह से सरकार पर अनुभवहीन होने और हालात को सही ढंग से न भांप पाने के आरोप भी लगे। रामपाल का मामला शांत हुआ तो सरकार के सामने किसानों की मुश्किलें दूर करने की चुनौती आन खड़ी हुई। फसली मौसम में यूरिया खाद की किल्लत ने सरकार को विरोधियों के निशाने पर ला दिया। खाद के लिए मारामारी का आलम यह था कि कई जगहों पर तो पुलिस थानों के अंदर ही यूरिया बंटवानी पड़ी और खाद पर मचे इस हाहाकार ने विरोधियों को सरकार पर एक बार फिर अनुभवहीन और किसान विरोधी होने के आरोप लगाने का मौका दे दिया। सरकार की ओर से इन हमलों पर पलटवार की भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन जब लगा कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष शांत हो रहा है, तभी बेमौसमी बारिश की वजह से हुई बर्बादी ने किसानों के साथ साथ सरकार को भी नई मुश्किल में डाल दिया और मुआवजे की दर और इसे बांटने के वक्त को लेकर सरकार पर हमलों का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक शांत नहीं हो पाया। हालात ये है कि बर्बादी की वजह से हर रोज जाते किसानों की जान अब सरकार के जी का जंजाल बनने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल अफसरशाही के मोर्चे पर भी रहा, जहां सरकार तबादलों के पीछे की वजह साफ नहीं कर पाई, खासकर उन अफसरों के मामले में जिन्हें कांग्रेस सरकार के दौर में यही बीजेपी सिस्टम का सताया बताती थी।
प्रदीप कासनी को जब गुड़गांव मंडल के आयुक्त पद पर तैनात किया गया था तो लगा कि सर्विस करियर में तबादलों के कीर्तिमान बना चुके कासनी को अब थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन महज महीने भर के अंदर ही कासनी का एक बार फिर से तबादला कर सरकार ने नए विवाद को न्योता दे दिया। हैरानी की बात यह है कि सरकार की ओर से एक बार भी इस तबादले की वजह साफ नहीं की गई। हालांकि खबरें जरूर इस तरह की रही कि कुछ जमीन सौदों में कासनी की दखलंदाजी सरकार को रास नहीं आई, जिस वजह से उनका तबादला करना पड़ा। इसी तरह पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त कुछ हाई प्रोफाइल जमीन सौदों में गड़बड़ी सामने लाने वाले अफसर अशोक खेमका को भी इन 6 महीनों में 2 बार तबादले झेलने पड़े। पहले खट्टर सरकार ने ही उन्हें परिवहन विभाग में तैनाती दी और बाद में खुद ही परिवहन से हटाकर उसी पुरातत्व विभाग में भेज दिया जहां पिछली सरकार ने उन्हें तैनात किया था। सरकार को इन दोनों ही अफसरों के तबादले पर विरोधियों के जमकर हमले झेलने पड़े। चुनावी दौर में बीजेपी ने किसानों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही खट्टर सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। इसी तरह सामाजिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 करने के वादे को भी खट्टर सरकार ने शर्तों की जाल में उलझा दिया। अब सरकार ने पेंशन में हर साल 200 रुपए इजाफा करने का फैसला लिया है, जिसके मुताबिक सरकार के 5वें साल में ये पेंशन 2000 तक पहुंच जाएगी। वहीं बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक कृषि राहत प्राधिकरण बनाया जाएगा, लेकिन जब इसकी सबसे ज्यादा दरकार है तो खुद कृषि मंत्री इस तरह के किसी वादे से साफ तौर पर मुकर गए हैं। सरकार के इन अधूरे वादों ने जितनी किरकिरी कराई, उतना विवाद उन फैसलों को लेकर भी हुआ जिसमें पिछली सरकार के फैसलों पर रोक लगा दी गई। इन फैसलों की वजह से प्रदेश में नई भर्तियां भी शुरू नहीं हो पाई हैं। बीजेपी के भगवा प्रेम ने भी खट्टर सरकार को कई बार बेवजह के विवादों में डाला है। फिर चाहे स्कूली शिक्षा में गीता को शामिल करने का मुद्दा हो या फिर स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई समिति की कमान संघ के करीबी दीनानाथ बत्रा को सौंपना। इस तरह के हर फैसले की वजह से सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण के आरोप लगने लगे। हालांकि विवादों के बावजूद भी सरकार इसी सत्र से गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है और शिक्षा में सुधार के लिए दीनानाथ बत्रा की अगुवाई में समिति भी गठित हो चुकी है, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव को भी शामिल किया गया है। रामदेव को खट्टर सरकार ने प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, लेकिन रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सरकार को कई तरह के हमलों से गुजरना पड़ा। विपक्ष की ओर से बीजेपी पर सीधा आरोप लगा कि चुनावी दौर में मिली सहायता को अब खट्टर सरकार इस तरह लौटा रही है। और इससे बड़ा विवाद तो रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की चर्चाओं पर हुआ। हालांकि रामदेव की ओर से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने के बाद सियासी हलकों में थोड़ा शांति जरूर हुई, लेकिन विवाद की वजह से सरकार पर तो पहले ही चौतरफा हमले हो चुके थे। ये वो कुछ विवाद हैं जिनका सामना पिछले 6 महीने के दौरान खट्टर सरकार को करना पड़ा। कभी विरोधी सरकार पर भारी पड़ते दिखे तो कई बार सरकार की ओर से भी विरोधियों पर जवाबी हमले होते नजर आए। लेकिन शुरुआती 6 महीनों का अनुभव देखकर तो फिलहाल यही लगता है कि पहली बार सूबे की सत्ता पर बैठी सरकार को आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हमलों से गुजरना पड़ सकता है। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि विवादों के चलते हर काम रुक गया हो। बीते 6 महीने में खट्टर सरकार ने कई ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनसे अब उन योजनाओं का भविष्य भी बेहतर लगने लगा है जो सालों से किसी न किसी कारण अटकी पड़ी थी। सरकार ने लिंग अनुपात और कुपोषण जैसे अहम मसलों को संजीदगी से लिया और इनमें सुधार के लिए केंद्र की तर्ज पर कई योजनाएं शुरू भी की गई हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए इन 6 महीनों में सरकार की उन 6 उपलब्धियों पर नजर डालने की कोशिश करते हैं जिनसे जनता को अच्छे दिनों की उम्मीद जागी है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जहाँ तक हरियाणा के सरकार बनाने के बाद काम करने के विजन को लेकर के विषय है, निश्चित रूप से भले हमें सत्ता का अनुभव है या नहीं है,
लेकिन सेवा करने का अनुभव हमारा बहुत लंबा है। पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के वादे के साथ सत्ता में आई खट्टर सरकार ने अपने फैसलों में भी इस बात को ज्यादा तरजीह दी है कि जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुना और निपटाया जाए। इसी कोशिश के तहत शुरुआत में ही सीएम खट्टर ने प्रदेश भर के जिलों में सीएम विंडो खोलने का फैसला लिया। सीएम विंडो खोलने की बड़ी वजह लोगों को चंडीगढ़ तक की उस भागदौड़ से छुटकारा दिलवाना है जो उन्हें अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने के लिए लगानी पड़ती थी। सीएम विंडो के जरिए कोशिश की जा रही है कि लोगों को अपने घरों के पास ही अपनी शिकायतों का समाधान मिल जाए। शुरुआती दौर में खुद सीएम खट्टर ने जिले जिले जाकर खुद इन शिकायतों की निगरानी भी की। हालांकि शिकायतों के निपटारे की रफ्तार फिलहाल धीमी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सीएम विंडो का असर जरूर दिखेगा। प्रदेश की सरकारी नौकरियों में धांधलियों का पुराना इतिहास है। ऐसे में खट्टर सरकार ने कमान संभालने के शुरुआती दिनों में जो बड़ा फैसला लिया वो था सरकारी महकमों में तीसरी श्रेणी की नौकरियों को इंटरव्यू मुक्त करना, भर्ती प्रक्रिया से भेदभाव दूर करने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने तीसरी श्रेणी की भर्तियों में मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद चयन प्रक्रिया में अब सिर्फ 10% नंबर ही इंटरव्यू से तय होंगे, जबकि बाकी का फैसला लिखित परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। हरियाणा की खेल नीति को पहले से ही देश भर में खूब सराहा जा चुका है, लेकिन खट्टर सरकार ने इसी नीति को कुछ बदलावों के साथ एक नए रंग में पेश कर दिया। खट्टर सरकार की नई खेल नीति में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ढेरों प्रावधान किए गए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से सोना, चांदी और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ा दी गई। नई नीति में खिलाड़ियों को मिलने वाली सरकारी सहायता को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई ताकि उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो सके। साथ ही पदक लाओ पद पाओ की नीति को और पारदर्शी बनाते हुए सरकार ने मेडल विजेता खिलाड़ियों को बिना किसी सिफारिश सीधे नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। खट्टर सरकार ने सालों से लटके कुंडली मानेसर पलवल यानी कि केएमपी एक्सप्रेस वे का काम फिर से शुरू करवाने के लिए नए सिरे से कवायद की है। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, मेवात और पलवल जिलों से होकर गुजरने वाले इस हाईवे के बनने से दिल्ली को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यह हाईवे अब 4 लेन के बजाय 6 लेन बनेगा और अगर सब कुछ सही चला तो 1 साल से भी कम वक्त में इसका पहला हिस्सा तैयार हो जाएगा। निर्माणदायी संस्थाओं की लेट लतीफी की वजह से ये प्रोजेक्ट पहले ही 5 साल देरी से चल रहा था और 2 साल से तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में खट्टर सरकार ने पुराने कॉन्ट्रैक्टर से करार रद्द कर इसे नए हाथों में देने का फैसला लिया है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अहम स्थान रखने वाली सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अब खट्टर सरकार ने इस प्रमुख नदी की पवित्र धारा को धरा पर बहाने का संकल्प ले लिया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन कर संकल्प लिया है कि सालों पहले लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी को उसके उद्गम स्थल आदिबद्री से एक बार फिर धरा पर बहाया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक भव्य तीर्थ स्थान और पर्यटन केंद्र भी बनाया जाएगा, जिससे सरस्वती के साथ साथ इस इलाके की अहमियत के बारे में भी देश और विदेश के लोगों को इसकी जानकारी मिल पाएगी। लिंगानुपात के मामले में सबसे निचले पायदान पर खड़े हरियाणा में बेटियों को पढ़ाने और पढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पानीपत से आगाज किया और फिर इसी तर्ज पर खट्टर सरकार ने भी राज्य स्तरीय योजना आपकी बेटी हमारी बेटी की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार ने हर बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया।
इसी तरह गरीब परिवार की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की ओर से हरियाणा कन्या कोष की स्थापना की गई। 100 करोड़ रुपए के इस कोष में खुद मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से 51 लाख और तनख्वाह से 1 लाख रुपए का योगदान दिया। सरकार ने कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हरियाणा पोषण मिशन की भी शुरुआत की है। इसके अलावा खट्टर सरकार किसानों और खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले साल से कृषि विकास योजना को भी साकार करने की तैयारी में है। 6 महीने का वक्त किसी सरकार को आंकने के लिए शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जिस तरह खट्टर सरकार अच्छे दिनों के वादे के साथ हर योजना का ऐलान करने में लगी है, उससे लोगों की उम्मीदों में दिनों दिन इजाफा होने लगा है। ऐसे में लगता तो यही है कि आने वाले दिनों में सरकार के सामने चुनौती विरोधियों की नहीं, बल्कि अपने किए वादों को ही अमली जामा पहनाने की होगी। फोकस हरियाणा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के भीतर कई ऐसे चेहरे भी रहे हैं जिनकी वजह से सरकार को कई बार किरकिरी भी झेलनी पड़ी। सरकार के सबसे अनुभवी मंत्री अनिल विज हो या फिर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, दोनों ही मंत्रियों ने अपनी विभाग बयानबाजी के चलते कई मौकों पर विरोधियों को सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया है। विज के ट्विटर की अगर बात करते हैं तो ट्वीट के जरिए पिछले 6 महीनों में लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं। जितना वो विरोधियों पर हमला बोलते हैं, वो उतना ही अपनी सरकार को भी सवालों में कई बार खड़ा करते रहे हैं। कई बार तो उनके ट्वीट के निशाने पर सीधे सीधे सीएम खट्टर रहे। और बीते दिनों जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणियां आई, उसने भी मुश्किलों में इजाफा ही किया। तमाम विवादों के बावजूद सरकार के नुमाइंदे सरकार के कार्यकाल को गोल्डन पीरियड बता रहे हैं। खट्टर सरकार के मंत्रियों के मुताबिक पिछली सरकारों के मुकाबले बीजेपी सरकार ने जनता के हित में कई काम किए हैं। 6 महीनों में हमने सरकार की दिशा, सरकार की गति उस दिशा में बढ़ाई है जिधर समाज की अपेक्षा होती है। अर्थात सरकार अभी तक जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनने में आते थे, वो सब हम बंद कर रहे हैं और सरकार पारदर्शी सरकार हो। हम अपने यहाँ हर विभाग में प्रौद्योगिकी के माध्यम से, IT के माध्यम से और ये सारी सेवाएं उनको मिलें, ऐसे सरकार कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी भी चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भारत के संविधान के अनुसार इस 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सरकार चुनी जाती है। और चुनाव के दिनों में जो अपना घोषणा पत्र, जिसको भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र मान करके चलती है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ प्रवीण जी, 5 वर्ष पूरे होने से पहले आपके साथ फिर बैठूंगा, घोषणा पत्र की कॉपी लेकर के बैठूंगा और घोषणा पत्र के तो 100 के 100% वादे पूरे करके आपको दिखाएंगे। बाकी वो लिस्ट बताऊंगा जो एक्स्ट्रा कर दिया। 6 महीने में ही गाय का कानून बनाने का हमने वादा किया था, वो पूरा कर दिया। हमने ये वादा नहीं किया था कि ब्याज 0% कर देंगे, वो कर दिया, ब्याज खत्म कर दिया हरियाणा से। प्राकृतिक आपदा आई तो फसलों का मुआवजा बढ़ाने का वादा हमारा 12,000 का नहीं था, हमने 12,000 रुपये मुआवजा कर दिया। एक एक स्टेप आप देखेंगे, गायों पर हम सब्सिडी देंगे, ये भी वादा नहीं किया था, अभी हमने कर दिया। गाय खरीद पर 50% सब्सिडी दे दी है 5 गायों पर, डेयरी पर भी 25% सब्सिडी दे दी है, खेल नीति नहीं बना दी है। आप काम का आकलन कीजिए, 6 महीने में इस सरकार ने डबल शिफ्ट चला के 12 महीने का काम किया है। ये जो 6 महीने हैं, ये हरियाणा वासियों के लिए गोल्डन पीरियड, क्योंकि आज से पहले जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने लोगों को लूटने का काम किया है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पूरी तरह से जनता को समर्पित है और जनता के लिए काम कर रही है। अब भले ही सत्ता पक्ष के मंत्री हों या फिर खुद मुखिया, कितने ही गोल्डन पीरियड क्यों ना बता रहे हो उन 6 महीनों को, लेकिन सरकार के दावों से कांग्रेस कतई इत्तेफाक नहीं रखती है और पार्टी का तो ये तक कहना है कि खट्टर सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उपलब्धि है, क्या उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, क्या उन्होंने 6,000 9,000 बेरोजगारी भत्ता दे दिया, क्या 65,000 नौकरियां जो देनी थी वो उन्होंने दे दी, क्या JBT टीचरों को नौकरी लगा दिया, क्या पात्र अध्यापक और कंप्यूटर टीचरों को पक्का किया, ये किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। पेंशन आज 2,000 ना दे करके 1,200 रुपये दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में तो ये सरकार फेल हुई है, तो किस बात की उपलब्धि है। एक भी काम 6 महीने में इस सरकार ने पूरे जिले के अंदर कोई काम बड़ा किया हो, एक भी कोई चीज, कोई गवर्नमेंट कॉलेज,
कोई और कोई संस्था, तो मैं समझता हूं कि आज के दिन इस सरकार को 100 में से 0 नंबर मिलते। पर्चा खाली है, पर्चे में एक भी शब्द नहीं लिखा। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि 100 में से 0 नंबर दूं, ये लिखा ही कुछ नहीं है। 6 महीने में इस सरकार के पास कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये कर दिखाया है। जो हुड्डा सरकार में पहली दफा पंचायतों को इतने अधिकार दिए थे, इतना पैसा तरक्की के लिए दिया था, ये सरकार उन अधिकारों को छीनने में लगी हुई है और हमारे भेजे हुए पैसे को वापस जबरदस्ती सरपंचों को डरा करके कि अगर पैसा वापस नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड करेंगे। ये असंवैधानिक काम है जो कि प्रशासन या सरकार नहीं कर सकती। चले, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये बयानबाजी का दौर कोई नई बात नहीं, सियासत में अक्सर यही होता है, लेकिन दोनों को इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि जनता के हित आहत ना हो इस सियासत से। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें फोकस हरियाणा। नमस्कार। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ।